सो हेलो एवरीवन यार, इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 6 हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, है ना। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना यार, इस एक्सरसाइज का मैं जस्ट इससे पिछले वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करा चुका हूं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं जाके, ठीक है। सो अभी जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 to 6, मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल इजी तरीके से समझाऊंगा ना, ताकि हर एक बच्चे को बहुत ही बढ़िया समझ आए। सो अभी देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा सकूं अच्छे से, है ना। सो इसलिए इसको मैंने लिख लिया है, तो मैं आपको वहां कराता हूं, ठीक है। सो ये देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सो देखो, स्टार्टिंग में बोला है कि दो नंबर्स फाइंड करो जिनका सम करने पे 27 आए एंड प्रोडक्ट करें तो उनका 182 आए। अच्छा, ध्यान रखना, प्रोडक्ट का मतलब होता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। तो मतलब दो नंबर्स हमें वो फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करके 182 भी आए, ठीक है। सो ये देखो, मेनली यार जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो, है ना, जिसमें आपको दो चीज की बात करी हो और आपको एक भी ना पता हो, तो आप क्या करते हो, उसमें लेट करते हैं हम, है ना, एज्यूम करते हैं, है ना, एक चीज को मान लेते हैं, दूसरी निकालते हैं, देन सिचुएशन कंडीशन का यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। सो हर एक चीज को बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, इजी तरीके से, हर एक बच्चे को समझ आएगा। सो बस हम कैसे करेंगे इसको आप देखते रहो, है ना। सो ये देखो, आंसर नंबर 3, ये देखो, हमें बोला ना यार दो नंबर्स फाइंड करो जिनका सम 127 मतलब 27 आए और प्रोडक्ट करे तो 182। सो हम मान लेते हैं भाई कोई भी एक नंबर को, है ना, वेरिएबल लेट करते हैं, ठीक है। सो अब अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, तो मैं मान लेता हूँ दो नंबर्स में से फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, एक्स है। सो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर, अच्छा यही आपका तरीका होता है ना लेट करने का, फर्स्ट नंबर भी एक्स। एंड जरूरी नहीं आप एक्स ही लेट करें, है ना। सो आप अपनी मर्जी का वेरिएबल भी लेट कर सकते हो। तो मुझे दो नंबर्स की बात कर रहे थे, मैंने एक को एक्स मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अपना सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। सो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू आपका 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ध्यान रखना, हमने फर्स्ट नंबर एक्स लेट किया है, दूसरा हमारा 27 एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये हमने निकाला है। अब ध्यान से देखना, ध्यान रखना कि भाई मेरे को पता है ना, कि ये जो 27 माइनस एक्स मैंने लिखा, बहुत बच्चे को समझ नहीं आएगा कि मैंने ये कैसे लिख दिया, है ना। सो अभी मैं उन बच्चों के लिए, है ना, कि भाई ये मैंने कैसे लिखा, मैं अभी साइड में बताता हूँ, ताकि बहुत क्लियर हो जाए आपको कि भाई सेकंड नंबर क्यों 27 माइनस एक्स होगा। सो ये देखो, हमें दो नंबर्स की बात कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, टू नंबर्स, दोनों में से कुछ नहीं पता, तो हम एक को लेट कर लिया हमने एक्स। सो मैंने फर्स्ट को क्या मान लिया, फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट नंबर को मैंने एक्स माना, है ना, नंबर मैंने एक्स माना, और दूसरे को मैंने 27 माइनस एक्स क्यों लिख दिया, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ, है ना, दूसरा क्यों होगा 27 माइनस एक्स। ये देखो, मैंने फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया, और अभी के लिए मैं सेकंड नंबर को ना आपको समझाने के लिए सेकंड नंबर में मान लेता हूँ वाई है ना। बट आपको ध्यान रखना, यहाँ दो वेरिएबल यूज नहीं करने, इसलिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन को रखना होता है, इसलिए हम एक्स को ही लेंगे और एक्स के टर्म में दूसरा नंबर लेना होता है। सो अभी फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि भाई 27 माइनस एक्स क्यों लिखा मैंने दूसरा नंबर को, सो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, मैंने फर्स्ट नंबर को एक्स माना, अभी के लिए मैं मान लेता हूँ दूसरे नंबर को वाई। अब क्या बोला था कि दोनों नंबर्स का सम कितना है भाई, 27, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 27। अच्छा, अब यहाँ से मेरे को y निकालना है। देखो, मैं अगर y की वैल्यू निकालू, जो कि सेकंड नंबर माना मैंने, तो देखो सेकंड नंबर y क्या आ जाएगा, 27 में से इस x को उधर ले जाएंगे, चाहे राइट लेफ्ट ले जाते तो साइन चेंज होता, तो x माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। सो ये देखो, y की वैल्यू क्या आ रही है, 27 एक्स माइनस एक्स, मतलब कि आपका सेकंड नंबर क्या आएगा, 27 माइनस एक्स। तो होपफुली ये चीज आपको समझ आई होगी हर एक बच्चे को, है ना। सो ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर आपको दो चीजों का सम दिया हो और आप एक को x मान लेते हैं, तो दूसरी उसमें से माइनस करके आ जाएगी जो उनका सम दिया है, सिंपल। जैसे सम 27 दिया था, मैंने फर्स्ट को x माना, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। सो अभी देखो, यहाँ पे ना एक और चीज दी थी हमें कंडीशन, क्या कि भाई हमें ये भी बोला था कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ना, ATQ,
ATQ मतलब होता है, इस सिचुएशन का भी यूज करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है ATQ मतलब कि भाई दो नंबर जो थे बोला गया है इसमें है ना, जो भी दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना होगा 182। सो मैंने फर्स्ट नंबर को x माना, सेकंड नंबर मैंने 27 माइनस x निकाल लिया, मतलब ये जो दो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट कितना है 182 है ना। तो मैं लिखूंगा x इंटू प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू में आपका 182। सो ये आ जाएगा आपका कुछ इसे इक्वेशन टाइप बन जाएगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो आप मल्टीप्लाई लगा भी सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, नहीं भी, क्योंकि ब्रैकेट भी लगा देंगे साफ, तो ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो अब देखो, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, जब भी ऐसा हो दो ब्रैकेट में दो चीजें हो और बाहर कुछ मल्टीप्लाई में हो, तो उनको बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से एक एक करके। तो इस x को पहले 27 से करूंगा, तो ध्यान से देखना 27x हो जाएगा ना, ये ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है 27x। अच्छा, इस x को माइनस x से करूंगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या है अपना 182। अब देखो थोड़ा सा इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, अब हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई ऑलमोस्ट। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब हमें एक तरफ जीरो रखना होता है ना। सो मैं क्या करूंगा, अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ नेगेटिव में है, सो मैं इसको उधर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि नेगेटिव में जनरली नहीं रखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को। सो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ से पूरा उधर ले जाऊंगा और 182 को वहीं रखूंगा। देखो इक्वल्स टू मैं ऐसे ही लिखता हूँ, 182 को ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस 27x को मैं वहां ले जाऊंगा, कुछ साइन नहीं आगे तो वहां जाएगा, तो माइनस 27x, ठीक है। अच्छा, इस माइनस एक्स स्क्वायर को यहां लाऊंगा तो मैं प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ओके। और यहां से देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर पूरा मैं वहां ले गया, सो जब पूरा ले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा, जीरो, ठीक है। सो ये हो गया आपका। अब मैं बस इसको इंटरचेंज करके लिख लूंगा, आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो इंटरचेंज मतलब जीरो लेफ्ट में अपना, इसको राइट में लिख लूंगा, इस लेफ्ट वाले को पूरे को सॉरी राइट वाले को पूरे को लेफ्ट में लिख लूंगा। तो अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं, देखो इस पूरे को मैं इधर लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हम पहले लिखते हैं, ठीक है। अच्छा यार, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ हर एक स्टेप बेसिक तरीके से, जो कि इधर उधर भी ले जाना नहीं आता उनको, इक्वल्स टू के है ना, और सो हर एक चीज उनको समझ आए। सो मेनली जिनको आती है वो थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया पहले, फिर मैं माइनस 27x लिखूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर एक्स वाली टर्म, फिर हम कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं 182 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना बस ये चीज को मैंने यहाँ लिख दिया, मीन्स इस तरीके से, और इक्वल्स टू में लेफ्ट में जीरो था उसको राइट में, तो ये मैंने इंटरचेंज करना कहते हैं इसको, वो किया है। तो ये देखो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है वो दो नंबर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यूज के लिए। सो अब देखो यहाँ मैं डालता हूँ सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हर एक स्टेप बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, आप देखते रहें। सो देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से लिख लेता हूँ एक बार सॉल्व करने के लिए। क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिन बच्चों को नहीं आता ना यार उनके लिए मैं बता दूं पहले। सो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है, सॉल्व उससे कैसे करते हैं, है ना। एंड अगर जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है ना, कैसे होता है क्या होता है, तो भाई मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी इससे पहले, है ना, 10 या 12 मिनट की। अगर वो जो बच्चा जिसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो वीडियो देख लेता है ना जाके, सो मैं डेफिनेटली कहता हूँ वो इस इक्वेशन को अभी खुद सॉल्व कर लेगा उस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैंने उसमें फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छे और ईजी तरीके से समझाया है। सो आप वो वीडियो इसको करने से पहले देख सकते हैं, ताकि आप अपने आप कर पाए। अगर जो नहीं देखता है उसको भी मैं हर चीज यहाँ पे बताऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको देखो मेनली हम क्या करते हैं ना, इसमें तीन टर्म्स होती है हमारी, एक्स स्क्वायर वाली, एक एक्स वाली, और ये नंबर वाली सिर्फ कांस्टेंट बोलते हैं जिसे। अब इसको हम फैक्टराइजेशन से करने के लिए सॉल्व है ना, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए, एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल मतलब इन एकदम बीच वाली टर्म जो है उसको स्प्लिट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं दो टर्म्स में। इधर बीच में क्या है भाई आपका, देखो ध्यान से 27x, वो भी माइनस में 27x, साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक दो स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो कि अगर आपने देख लिया ना, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इसको ऐसे समझ जाओगे कि आप सिखा दोगे किसी को, है ना। तो ये देखो मेनली मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए ना, बीच की टर्म को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, ठीक है, इसका जो भी कोफिशिएंट है, मतलब इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई, अभी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, ठीक है।
इसको हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को जो भी नंबर इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि है अपना 182। तो ये देखो यहाँ पे साइड में कैसे करेंगे। सो मैंने बोला है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, नंबर है एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, उसको जैसे 1 है इधर कुछ नहीं था, सो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म से 182 से। ठीक है, अब थोड़ा साइन का भी ध्यान रखते हैं, हम अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस 182 से करते, पर यहाँ प्लस 182, तो अब देखो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 182। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अभी हम दो नंबर्स ऐसे सोचते हैं, ध्यान देना, अभी दो नंबर हम ऐसे सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, भाई ये जो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया वही आए 182 आए, है ना, 182 आए, इनको मल्टीप्लाई करके, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब जोड़ें या घटाएं, तो क्या है भाई, बीच की टर्म बने, मतलब 27 जैसा कुछ बने, बट साइन माइनस में बनना चाहिए, ध्यान रखना, वो आप अरेंज कर लेंगे सीखने के बाद। देखो मैं सोचता हूँ भाई दो नंबर्स क्या होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, तो अभी हम जल्दी से सोच नहीं पाएंगे कि 182 आए जिन्हें मल्टीप्लाई, बट दो नंबर्स ऐसे क्या होते हैं जिनको प्लस करके ऐड करके कुछ 27 जैसा आता है ना। सो मैं बोलूंगा भाई मेरा 10 और 20 और 7 को प्लस करके 27 आता है, बट एक और चीज होनी चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करके ये भी आना चाहिए 182। क्या आता है, 20 और 7 को, देखो 20 प्लस 7, इनको प्लस करके 27 तो आएगा, पर इनको मल्टीप्लाई करके अभी ये जो आया ये भी आना चाहिए। सो आएगा क्या, 182 नहीं आएगा, तो ये दो नहीं ले सकते हम। अच्छा मैं आपको बताऊं, है ना, अपने 13 और 14 को प्लस करके, 13 और 14 को प्लस करके ना 27 आता है, और आप देखेंगे इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना 182 आएगा, मतलब दो नंबर हमें मिल गए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 182 आएगा, 13 एंड 14। देखो ये मैंने इससे सोचा क्योंकि 13 और 14 को प्लस करके क्या आएगा भाई, 27 जैसा आएगा, और डेफिनेटली यही होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके भी 182 आएगा, मैंने साइड में चेक किया, है ना, ऐसे रफली आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये देखो मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा 182 आएगा, है ना, और हमें 27 भी आ रहा है ना, इनको बीच का ऐड करके ये भी आना चाहिए। अच्छा अब ध्यान देना, हमें -27x लाना है, मतलब 27 माइनस में आना चाहिए। सो ऐसा करें, है ना, माइनस में कब आता है कोई भी दो नंबर को ऐड करके, जब दोनों माइनस में होते हैं। सो अब मेरा देखो इनको मेरे को माइनस में लेना पड़ेगा, मतलब देखो मैं -13 लूंगा और यहाँ -14 लूंगा। ठीक है, सो -13 इंटू -14 पॉजिटिव 182 आ जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस होकर प्लस हो जाता है। अब इस -13 में जब मैं जोड़ूंगा ना इसको -14 को, सो मेनली जोड़ने के लिए मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, है ना, इक्वल्स टू में मेनली, चलो नीचे दिखाता हूँ आपको, ऐसे कर देंगे -13, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट -14, -13 में -14 जोड़ूंगा तो ये आपका देखो माइनस माइनस ना ऐसे ऐड होता है सेम साइन में, तो आएगा -27। सो यार कुछ इस तरीके से सोचना होता है ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। अब देखो हमने ढूंढ लिए दो नंबर जिनको ऐड करके ये आ रहा है ना कुछ -27, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके ये भी आना चाहिए। तो ये देखो अब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स रहती है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म, उसको वैसे ही लिखते हैं, इसको तोड़ लेते हैं दो में, जो कि अभी हमने तोड़ लिया 13 और 14 में। सो ये देखो मैंने -13 लिया एक, और एक -14 लिया, तो इनको एक्स के टर्म्स में लिख देते हैं हम, जैसे -13x लिख देंगे और -14x और प्लस में 182 इक्वल्स टू में 0, राइट। अब ध्यान से देखना भाई, इधर चेक भी कर सकते हैं आप, देखो -13x -14x दोनों को ऐड करके क्या आएगा, -27x आएगा ना। सो मेनली हम x के टर्म्स में लिखते हैं, बस सोचते वैसे ही हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे जैसे ही आपने इस 27 को दो में स्प्लिट किया तो आपकी चार टर्म्स बन गई, एक एक्स स्क्वायर, 13x माइनस में -14x और +1। तो इनमें दो दो के पेयर बनाते हैं स्टार्टिंग से, तो मैं बोलूंगा इसमें एक्स स्क्वायर और 13x का एक पेयर बन जाएगा और एक इन दो का, और इनमें लेते हैं अब हम कॉमन, क्या लेते हैं भाई, कॉमन। तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन मतलब होता है एक जैसा, देखो एक्स स्क्वायर -13x में क्या एक जैसा, एक्स जैसे एक्स निकलता हुआ दिख रहा है आपको, एक जैसा एक्स दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई एक्स में बाहर ले लूंगा, ठीक है, दोनों में से। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर में दो एक्स होते हैं, तो मतलब एक बाहर ले ले तो आपका अंदर एक बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ देखो 13x में से x बाहर आ गया तो सिर्फ 13 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे भी हमें कॉमन लेना है, और यहाँ पे एक कॉमन लेने का एक इजी तरीका क्या होता है, अभी जो आपने यहाँ कॉमन लिया है ना, उसको कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ एक ब्रैकेट बना है ना x -13, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा गैप छोड़ के आप इधर लिख दो सेम टू सेम x -13 लिख दिया, और इक्वल्स टू में 0 है वो भी लिख दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो जगह छोड़ी इधर एक नंबर लिखना है, जिसको लिखने पे इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए जो इधर बन रहा है, देखो 14x बने और प्लस में 182। तो देखो माइनस में 14x बनाना है, तो x तो हमारा है इधर ब्रैकेट में, तो मैं नंबर क्या लिख दूंगा, -14। समझ आया, देखो मुझे -14x बनाना है, तो मैं वहाँ -14 लिखूंगा, ताकि मल्टीप्लाई होगा -14x, ब्रैकेट के बाहर जब भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, और माइनस इंटू 14 इंटू -13 आपका प्लस में 182 भी बन जाएगा, जो कि अभी आया था आपका ना। आप देखो
जस्ट अब हम क्या करते हैं भाई, ये जो अपना ब्रैकेट में दो बार सेम आया, ये हमारा एक बार लिखा जाता है बस, तो x-13 को एक ब्रैकेट एक ही बार लिखेंगे हम, बाकी ये हट जाते हैं फिर, है ना, एक बार लिखने के बाद। तो अब आपका दूसरे ब्रैकेट में जो भी बचा वो लिखना होता है। तो देखो दूसरे ब्रैकेट में आपका एक x दिख रहा है बाहर और एक -14 दिख रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा दूसरे ब्रैकेट में x-14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करते हैं, जब ऐसे दो प्रोडक्ट फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे, है ना, तो बीच में देखो ब्रैकेट आ गया तो बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ, सो इनको एक एक करके जब ऐसा आ जाता है तो हम इनको एक एक करके इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। मतलब एक बार x-13, इधर लाइन खींच लेंगे आप, इक्वल्स टू 0 लिख लो आप एक बार ये वाला ब्रैकेट, और एक बार x-14 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से एक x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इस -13 को 0 के उधर ले जाऊंगा तो +13, मतलब 0 + 13 मीन्स x इक्वल्स टू 13, एक x की वैल्यू 13 आ गई, और इस -14 को उधर ले जाऊंगा तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। सिंपल। सो मेनली x की आपकी दो वैल्यूज आ गई, है ना। अब देखो यहाँ पे ना x की एक वैल्यू 13 आई, एक वैल्यू 14 आई। सो यहाँ पे आपको बोला था दो नंबर्स फाइंड करो जिनका सम करने पे 27 आए। सो देखो मैं मान लेता हूँ मेरी एक, क्योंकि मैंने फर्स्ट नंबर किसको माना था, x को, तो x की वैल्यू 13 और 14 दोनों है, तो यहाँ दोनों यूज होंगी, है ना। ये देखो अगर मैं मानता हूँ भाई मेरा फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 13 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई, सेकंड नंबर क्या है अपना 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14। अगर मैं मानता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने x को फर्स्ट नंबर माना था ना, तो मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 14 फर्स्ट नंबर है, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपका 13। तो कहने का मतलब ये है भाई आपके टू नंबर्स क्या होंगे, आप सीधा लिख दोगे, इधर वर्ड्स में भी लिखना है आपको, है ना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा वर्ड्स में बताना होता है हल्का सा। सो टू नंबर्स आर 13 एंड 14, ये आपका कंप्लीट आंसर है। होपफुली ये आपको समझ आएगा, और मैंने बहुत ही टाइम लेके आपको ये समझाया है। सो आपको जो नेक्स्ट पार्ट जो भी होंगे मैं आपको थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन कराऊंगा। सो अभी हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ये देखो यार क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कह रहे हैं दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करो जिनका जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्या बोल रहा है यार क्वेश्चन, अभी देखो साइड में आपको समझ। तो यार इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको सबसे पहले कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब पता होना चाहिए, या कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब पता होना चाहिए, है ना। सो ये देखो मैं आपको यहाँ साइड में बताता हूँ, है ना। यहाँ बोला है दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें ना, पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर्स तो हमारे नेगेटिव भी होते हैं। सो पॉजिटिव की ये बात करें, ये भी ध्यान रखना। सो देखो यार पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, ये देखो सबसे पहले तो मैं वो बता दूं आपको, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सो 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है यार, लगातार आने वाले नंबर, मतलब जस्ट पहले के बाद वाला उसका कॉन्सिक्यूटिव होता है। जैसे मैं बोलूंगा भाई 1 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा पॉजिटिव में, 1 का पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा 2। तो सिंपल समझ आया, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब जो लगातार आते हैं ना, जैसे 1 के बाद 1 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा 2। मैं बोलूंगा भाई 2 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा 4, नो, 2 के बाद जो आता है वो। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अब देखो यहाँ एक पैटर्न बनता है, मैं आपको फिर से दिखाऊं, 1 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7। सो आपको समझ आ गया होगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर मतलब क्या, जस्ट एक के एक बाद एक आने वाला। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला भाई 1 और 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, 3 एंड 4 भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, 5 एंड 6 भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है। अब यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है, जैसे मैं बोलूँ भाई 1 के बाद जो 2 कॉन्सिक्यूटिव 1 का जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है 2, ये कैसे आ रहा है, मैं बोलूंगा 1 में +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ रहा है ना। आप ध्यान देना, 3 का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है भाई 4, बोलूंगा भाई 3 में 1 प्लस करूं तो 4 आ जाएगा उसका नेक्स्ट, है ना। बोलूंगा 5 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है 6, मतलब 5 में +1 करूं तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, समझ आ रहा है। तो मतलब अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात करें और पहला आपको पता है, तो आप दूसरा कैसे निकाल लेंगे उसमें 1 प्लस करके। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, जिसको ये समझ आया होगा यहाँ पे बहुत क्लियर समझ आएगा। ये देखो अब मैं मान लेता हूं दो कॉन्सिक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर है उनमें फर्स्ट वाला है भाई x। ठीक है, तो आंसर 4 कुछ ऐसे करेंगे, देखो मैं लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट
इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, इंटीजर बी एक्स, राइट। मैंने फर्स्ट एक्स मान लिया, मतलब भाई दो हैं कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पहला वाला एक्स है। मैंने बोला दूसरा कैसे आता है, अगर आपको पहला पता है उसमें +1 कर दोगे तो उसका कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। सो ये देखो मैंने फर्स्ट को एक्स मान लिया, सो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, एक्स का पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू में इसमें, क्योंकि फर्स्ट वाले में +1 करके नेक्स्ट वाला उसका कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आ जाता है, तो सेकंड हो जाएगा आपका x+1। ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। ये देखो अभी यहाँ पे एक कंडीशन दी, बोले कि फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब इनका सम नहीं दिया, बोला कि 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करो जिनके स्क्वायर का सम, मतलब स्क्वायर मतलब होता है पावर 2 करें दोनों की तो क्या है, हम मतलब कि पावर 2 करके सम करें तो क्या आएगा 365। तो मतलब कहने का इन दोनों, ये जो फर्स्ट इंटीजर है और ये जो सेकंड इंटीजर है, ये जो दो x और x+1 दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इनका स्क्वायर्स का सम कितना दिया है वो 365। मतलब मैं बोलूंगा x फर्स्ट वाले इंटीजर का स्क्वायर करता हूं तो होगा x स्क्वायर, अच्छा सेकंड वाले x+1 इस वाले का स्क्वायर करता हूं तो x+1 होल स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में होल स्क्वायर है ना, ब्रैकेट लगाएंगे, दो टर्म्स है होल स्क्वायर। अच्छा इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब फर्स्ट वाले के स्क्वायर का x स्क्वायर और x+1 होल स्क्वायर, इसका इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365, राइट। ये हमें बनेगा हमारा ATQ, मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। ये तो आपकी इक्वेशन टाइप बन गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे जैसे पीछे किया। तो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर में तो मेरे पास कुछ है नहीं सॉल्व करने को, है ना, तो मैं एक्स स्क्वायर ही लिख लूंगा। अच्छा प्लस, ध्यान से देखना x+1 होल स्क्वायर, आपको होल स्क्वायर दिखते ही ना दो टर्म्स का, एक्स स्क्वायर x+y होल स्क्वायर आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी से एक्सपेंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पता x+y होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, मैं उनके लिए यहाँ साइड में लिख देता हूँ x+y होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये देखो आपका सिंपल होता है, ये होता है भाई आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, और ये 2xy मतलब होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x+y होल स्क्वायर वाला। देखो x की जगह तो x है, इधर x+1 होल स्क्वायर में x की जगह x है, y की जगह क्या है 1, तो जहां जहां y आ रहा है वहां y का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। ये देखो 1 का, ये देखो सो x स्क्वायर होता है पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ प्लस में y की जगह क्या है 1, तो 1 स्क्वायर और प्लस में 2xy मतलब 2, अच्छा ब्रैकेट में लिखते हैं इनटू के लिए x की जगह x ही है, इंटू y की जगह क्या है 1, और इक्वल्स टू में मेरा क्या चल रहा है भाई 365। थोड़ा सा ये आपको लिखना है, भूलना नहीं, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये एक बार है ये भी एक बार, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर होता है 1, अच्छा प्लस 2x 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x ही आएगा। अब इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 365। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये भाई हम क्या करते हैं नंबर्स को उधर लिखते हैं राइट में जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में 1 है नंबर, तो हम इसको उधर ले जाएंगे 365 के साथ, और वेरिएबल वाला यहाँ रखेंगे, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू में ये 365 एज इट इज लिखूंगा, यहाँ वाला इस +1 को वहां ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू में 365 माइनस 1 364, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ना अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको थोड़ा सा लिख लेना, मतलब इक्वल्स टू में 0 रखना है, तो मैं इस 364 को इनके साथ लाऊंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इस 364 को लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -364, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0। सो ये देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना आपको देनी है ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। ये और छोटी हो सकती है, मतलब यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, प्लस के बाद 2x में भी 2 दिख रहा है, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो मतलब 2 कॉमन लेके ना और छोटी हो सकती है। तो देखो मैं इसको वही करूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ तीनों में से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 में से 2 बाहर निकाल लूंगा। तो ध्यान देना 2x स्क्वायर में से 2 बाहर निकाला तो क्या बचेगा भाई x स्क्वायर, प्लस 2x में से 2 बाहर निकाला तो क्या बचेगा भाई x, अच्छा
364 में से 2 बाहर निकाला तो मतलब ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा अंदर जिसको मल्टीप्लाई करके 2 से 364 आए। सिंपली आपको डिवाइड कर लेना है 364 को 2 से, तो जो भी बचेगा आप यहाँ लिख देना ब्रैकेट में माइनस में। तो 364 को डिवाइड करोगे ना 2 से, तो देखो 2 1 2, 2 1 2, 2 3 1 बचेगा, 2 8 16, 2 2 4, तो 182 आएगा। तो इधर माइनस में 182 बचेगा और इक्वल्स टू में 0। अच्छा, अब ये जो बाहर निकाला ना पूरा ब्रैकेट के इन तीनों में से 2, ये नीचे चले जाता है ऐसे। देखो जब भी कुछ चीज मल्टीप्लाई होती है पूरे के, तो वो नीचे इक्वल्स टू में डिवाइड में आ जाती है उधर वाले नंबर के। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको मैंने लिखा। अब ध्यान से देखना, इस 2 को मैं नीचे इक्वल टू 0 के नीचे क्या आ जाएगा 2, मतलब कि इक्वल टू नीचे में मैं चलो 2 भी ला के दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया था, तो नीचे डिवाइड में ये 2 आ जाएगा। तो अब देखो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, ब्लू पेन यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू में 0/2, मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 आता है। सो ये देखो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई। और अब ध्यान देना यार, ये क्वेश्चन को ना अभी मैं यहीं छोड़ता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। आप सेम जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था उस पार्ट जैसा आपको इसको सॉल्व करना है यार। यहाँ पे सेम कुछ वैसे ही नंबर आते हैं जो पीछे आए, ठीक है, कुछ लगभग कुछ उसी तरीके से सॉल्व होगा ये। सो आप इनको भाई सॉल्व करना, ठीक है, आप डेफिनेटली कर लोगे जो स्टेप मैंने पीछे बताया उसका यूज करके। सो अभी हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो यार ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यहां देखो एक राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, या हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मेनली वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, ठीक है। तो ये देखो कह रहे जो एल्टीट्यूड है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, उसके बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं उन बच्चों के लिए जिनको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं बता देता हूँ ना साइड में। ये देखो अपना राइट एंगल ट्राइंगल मेनली एक ऐसा ट्राइंगल है ना जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने कुछ इस तरीके से बनता है आपका ये, ठीक है। एंड इसकी जो भी टर्म्स चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ आए। ये देखो ये आपका है भाई राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो वर्टिकल साइड होती है यहाँ पे उसमें राइट एंगल होता है, ये रहा 90 डिग्री, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड बोला है ना भाई, ये जो वर्टिकल खड़ी हुई साइड है, ये जो जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, खड़ी हुई साइड को, वर्टिकल साइड को, या इसको हम हाइट भी बोलते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। सो सिंपली आपके 3 नाम हो गए, एल्टीट्यूड भी, ये परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की। अच्छा, अब ध्यान से देखना, बेस आया, बेस बोलते हैं सबसे नीचे वाले साइड को, और एक आपका तीसरी साइड होती है इसकी ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड, जिसको कि हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब देखो हम इसको लिखते कैसे हैं, हम इनको नॉर्मल शॉर्ट सिंबल्स में लिखते हैं। जैसे हाइपोटेन्यूज के लिए एच लिखते हैं, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड के लिए पी लिखते हैं, ठीक है, पी। एंड यहाँ पे भाई बेस के लिए हम बी लिखते हैं, ठीक है। सो मैं इधर साइड में ऐसे लिख देता हूँ, ये बेस के लिए बी लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है, बी मीन्स बेस। अब यहाँ क्वेश्चन की कंडीशन में बोला है जो एल्टीट्यूड है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल का, ये एल्टीट्यूड ये 7 लेस है किससे, इस ट्राइंगल के बेस से 7 कम है, तो लेस करने के लिए माइनस करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊँ, आपको ये टर्म समझ आएंगे, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूँ भाई हमें तीनों में से कुछ नहीं पता, एक को तो लेट करना होगा एक्स। अब हम कैसे सोचेंगे किसे लेट करें, भाई हाइपोटेन्यूज तो दिया है हमें, चलो परपेंडिकुलर और बेस में हमें कंपैरिजन दिया है, सो हम इसके अकॉर्डिंग इनमें से एक को लेट करेंगे एक्स, या तो बेस को या परपेंडिकुलर को। सो मैं आपको अगर क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताऊँ है ना, सो मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं बता रहा आपको कि मैं एक्स सेलेक्ट कर लूंगा भाई बेस को। क्यों मेरे को एक्स सेलेक्ट करना है, अगर मैं बेस को एक्स सेलेक्ट करता हूँ तो बेस एक्स मानता हूँ तो देखो क्योंकि यहाँ कंपैरिजन दिया है, बोला जो एल्टीट्यूड है ये है ना, हाइट परपेंडिकुलर जिस पे लिखा है, ये जो एल्टीट्यूड है ये 7 लेस है बेस से। कहने का मतलब ये भाई बेस पता चल जाए तो हमें मत पता चल जाएगा एल्टीट्यूड कितना है। मान लो बेस है आपका 10 सेंटीमीटर,
तो आपका एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, बोला ना एल्टीट्यूड जो है 7 लेस है बेस से, तो मतलब 7 आ जाएगा, 10 माइनस 7 कर देंगे, है ना, लेस मतलब माइनस। सो मैं मान लेता हूँ भाई इसको x मान लेता हूँ बेस को, है ना। सो मैं इधर बेस को x मानूंगा तो हमारा देखो कैसे होगा। सो मैं ऐसे करूंगा इस आंसर 5 को, ध्यान से समझना, इधर लिख कर एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, ठीक है, x मान रहा हूं मैं इसको, x सेंटीमीटर मैंने वहां भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, सो अगर मैंने देखो x मान लिया बेस को, सो एल्टीट्यूड या इसको हम हाइट भी लिख सकते हैं या हम परपेंडिकुलर भी, वो कितना आ जाएगा हमारा, बोला है ना जो एल्टीट्यूड है ये वो बेस हमने क्या माना x, कितना कम है 7, कम करने के लिए 7 लिखते हो तो ये x माइनस 7 आ जाएगा आपका एल्टीट्यूड। अब ध्यान से देखना भाई, ये जो हाइपोटेनस है यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया है, ये अपना 13 दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 13 सेंटीमीटर आपको दिया है। देखो बोला इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें अदर टू साइड्स फाइंड करनी है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती मैं उनके लिए यहाँ बता देता हूँ रफली। ये देखो मेनली पाइथागोरस थ्योरम हमारी अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड है ना हाइपोटेनस h, इसका आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा किसके इसको इक्वल आएगा, ये जो बाकी दो साइड्स है ना परपेंडिकुलर और बेस, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल, मतलब ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, और यही हमें यूज करनी है भाई इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। और यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके। सो ये होती है भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर, मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है h स्क्वायर, है ना, यहाँ हाइपोटेनस h लिया है, इसका स्क्वायर हमेशा ये इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। मतलब हाइपोटेनस तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हमें ना x के फॉर्म में तीनों चीजें पता है कुछ कुछ, तो हम इधर पुट कर देंगे। देखो हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, तो मैं h की वैल्यू डाल दूंगा भाई 13, तो यहाँ 13 लिख दूंगा हाइपोटेनस की जगह, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने बोला इसको एल्टीट्यूड, है ना, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एल्टीट्यूड, है ना, परपेंडिकुलर बोलो एल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, राइट एंगल ट्राइंगल की एक ही होता है। तो ये दिया है हमें x माइनस, ये निकाला हमने, सॉरी, x माइनस 7 स्क्वायर और प्लस में बेस स्क्वायर। बेस हमने क्या माना था भाई, देखो बेस को हमने x माना था, तो हो जाएगा x स्क्वायर। सो होपफुली ये मैंने पुट करके दिखाया, पाइथागोरस थ्योरम बताइए आपको समझ आया होगा। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान रखना 13 स्क्वायर होता है भाई आपका 169। अच्छा उन बच्चों के लिए बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं 13 2 26, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो, बट स्क्वायर का मतलब होता है जिस भी नंबर की पावर 2 है उसको दो बार उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे 13 इंटू 13 ये होगा आपका 169, ठीक है, और इक्वल्स टू में अब ध्यान देना यहाँ x माइनस 7 होल स्क्वायर लगा है। अभी मैंने पीछे बताया जब भी ऐसे ब्रैकेट में होल स्क्वायर दिखे ऊपर तो आपको x प्लस वाई या x माइनस वाई वाली होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे जाना है। तो मतलब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला यूज करके, है ना। जिनको नहीं आती x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी होल स्क्वायर वाली, मैं उसके लिए साइड में लिख देता हूँ फिर से। ये देखो सिंपली अभी जो मैंने पीछे लिखवाई थी ना x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली, x माइनस वाई होल स्क्वायर भी कुछ सेम ही होती है, बट एक जगह डिफरेंस होता है वो आपको दिख जाएगा। ये देखो ये होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब सिर्फ इसमें माइनस एक जगह आता है जो कि 2xy वाले टर्म्स से पहले 2xy के साथ, पीछे किसी में भी नहीं था x प्लस वाई में, तो वजह से इतना सा अंतर है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो उनको कंपेयर करके, ठीक है। सो आपको जल्दी याद होगी। सो ये देखो x माइनस 7 होल स्क्वायर में हम x माइनस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो x की जगह फिर से x है, यहाँ y की जगह क्या है, यहाँ 7 है, तो हम x स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब y की जगह क्या है 7, मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 2
x की जगह x 2xy होता है ना, 2xy, सो 2x, y की जगह 7, ठीक है। सो अब देखो मैं 169 को, अच्छा इधर सॉरी यहाँ पे मिस हो गया मेरे से, देखो ये तो फॉर्मूला लगाया इसमें और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर भी था, तो वो लिखना आप भी मत भूलना, मैं भूलने जा रहा था अभी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो 169 को मैं एज इट इज लिख दूंगा इक्वल्स टू में, ये देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये इधर भी हमारा प्लस में एक और एक्स स्क्वायर था, तो ये वाले एक्स स्क्वायर और ये वाले एक्स स्क्वायर को प्लस कर दूंगा तो दोनों एक एक है, तो ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x। अच्छा प्लस 7 स्क्वायर होगा भाई 49, और 2 इंटू एक्स इंटू 7 मतलब 2 7 जार 14, और इंटू में x है तो -14x, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा ना मैं इंटरचेंज करके लिख ले रहा हूँ, या फिर अभी नहीं, चलो मैं इसको 169 को एज इट इज रख रहा हूँ, मैं नंबर को इधर ला रहा हूँ, है ना, 169 के साथ जो भी इधर है, तो बोलूँगा 49 को इधर ले आऊंगा, माइनस में हो जाएगा 49 इक्वल्स टू में 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी देखो 49 को मैं इधर ले आया इधर, तो यहाँ 2x स्क्वायर और माइनस 14x बचेगा, ठीक है। अब देखो 169 में से 49 गया तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, तो ये बचेगा आपका 120 और इक्वल्स टू में 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब देखो इसको इंटरचेंज करके लिख लूंगा मैं ऐसे, मीन्स इस वाले पूरे को इक्वल्स टू के राइट वाले पूरे को लेफ्ट में और इस लेफ्ट वाले को पूरे को राइट में लिख दूंगा, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 14 है एक्स में, इधर मैंने इधर लिख लिया, और इक्वल्स टू में 120 को लिख दूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को इक्वल्स टू में 0 रखना होता है, तो इसको 120 को लेफ्ट में ले आऊंगा, तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x, इधर माइनस में 120 इक्वल्स टू 0। सो ये आपकी फॉर्म हो गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको x के लिए, ठीक है। तो ये देखो फिर वही फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे समझाता हूँ, है ना। सो अभी पहले समझाने से पहले ना फिर वही ध्यान देना है आपको, ये छोटी हो सकती है, और क्योंकि यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ 120 है, तीनों में 2 के टेबल में आते हैं, तीनों में से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, ये और छोटी हो जाएगी, तो आपको ईजी रहेगा सॉल्व करना। तो मैं 2 बाहर ले रहा हूँ, है ना, देखो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तीनों में से, 2 मैंने बाहर लिया, 2x स्क्वायर में से 2 बाहर लिया तो x स्क्वायर, अच्छा माइनस 14x में से 2 बाहर लिया तो 2 7 जार 14 होता है, देखो 2 7 जार 14 होता है, तो इसलिए 2 7x बचेगा यहाँ, और माइनस में 120 में से 2 बाहर लूंगा तो 2 6 जार 12 मतलब 60 इंटू 2 करेंगे 120 बनेगा, और इक्वल टू में 0। अब देखो इस x स्क्वायर, इस 2 को जो बाहर आया ना, ये मल्टीप्लाई में आ गया पूरे में, अब इसको जब भी कॉमन होता है मल्टीप्लाई में सबके बाहर ब्रैकेट के बाद, तो उसको राइट में इक्वल्स टू के डिवाइड में ले जाते हैं नंबर के, तो देखो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू में, यहाँ नंबर क्या है 0, इसके नीचे में डिवाइड में आ जाएगा आपका 2। सो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू, देखो 0/2 0, मतलब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। सो ये देखो इस वाले को सॉल्व करो आप, है ना, ये और ये सेम है और ये और इजी है इसको सॉल्व करना। सो फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे खुद से, है ना, बट मैं इसको कराऊंगा, है ना, इस वाले को बहुत अच्छे से। ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, फिर वही, है ना, ये देखो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप जो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका जो भी कोफिशिएंट है, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है ना, इसको सबसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 60 नहीं है, -60 है, साइन का भी बहुत ध्यान रखना है, तो ये आ जाएगा आपका -60, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं वो ये आ जाता है, आ गया। अब 2 नंबर ऐसे सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके अभी ये जो आया -60 यही आए, और पर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो -7 आए, ये बीच का। तो क्या होंगे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आता है, सोचो। देखो 10 6 जार 60 होता है, बट 10 को प्लस करके 7 के साथ या माइनस करके 6 के साथ 10 6 जार 60, 10 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आपका किसी भी तरीके से 7 आएगा, नहीं, तो ये 2 नंबर पॉसिबल नहीं है। सो मैं बोलूंगा 12 5 जा भी 60 होता है, ये देखो 12 इंटू 5 60। अच्छा ये साइन आप अरेंज कर लोगे अपने आप, ध्यान देना 60, बट मेरे को -60 लाना है ना, और देखो 12 और 5 को सॉल्व करके माइनस करके कुछ 7 जैसा आता है, 12 - 5 7, है ना, सो डेफिनेटली ये दोनों नंबर काम आ जाएंगे। देखो हमें -7 लाना है बीच में, -7, ठीक है। सो मैं बोलूंगा भाई,
और मेरे को देखो यहाँ -60 लाना था, तो एक को माइनस में लेना होगा। अब माइनस में इसमें से डायरेक्ट किसी को भी नहीं ले लेंगे, है ना, उसको लेंगे जिससे कि ये दोनों कंडीशन पूरी हो कि -60 भी आए और -7x भी आए, उनको ऐड करके, ठीक है। ये देखो, ये सब्ट्रैक्ट करके, ये देखो। तो मैं क्या करूंगा, मैं 12 को माइनस में लूंगा, बिकॉज क्यों, एक को ही माइनस में लेंगे बस, तो क्योंकि माइनस में 12 5 -60 आ जाएगा। अब देखो -12 में से +5 करेंगे, मतलब -12 + 5 करेंगे, मतलब इनको ऐड करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, मेनली ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस प्लस माइनस -7। तो ये देखो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे 7x को 12 में और 5 में। ये देखो -12, तो मैं x² को एज इट इज लिखूंगा, ठीक है। अब देखो -12 लिखना है मेरे को, एक नंबर किस में, दो में स्प्लिट हो गए, -12 और 5 में, और x लगा के लिख देंगे, -12x + 5x -60 इक्वल्स टू में 0। ये देखो, हम यहाँ चेक भी कर लेना आप एक बार कि भाई ये बनना भी चाहिए, जो बीच का स्प्लिट करके हमने लिखा, ये जोड़ें तो वापस यही बनना चाहिए। देखो माइनस प्लस माइनस, -12x प्लस से 5x, 12 में से 5 गया तो 7, और -7 आएगा क्योंकि -12 बड़ा है ना, 12 के आगे बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है, ठीक है। आप देखो 4 पेयर बन जाते हैं। अब इसको स्प्लिट करने के बाद इनमें 2-2 के जोड़े बनाते हैं, अब दोनों में कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो x² और -12x में अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा भाई, क्या एक जैसा है, x, तो मैं इधर से x बाहर निकाल लूंगा, यहाँ पे हमारा x -12 बचेगा। देखो x² में से x बाहर आया तो इधर x बचेगा, एक x, क्योंकि x² में 2x, 12x में से x बाहर आया तो सिर्फ 12 बचेगा। अब फिर मैंने वही बताया ना क्या, कि जब हम इधर कॉमन ले लेते हैं तो इधर जो भी ब्रैकेट बनता है उसको थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे सेम टू सेम x -12। अब ये देखो हमें क्या लाना है, 5x -60 जैसा इन दोनों में कॉमन लेना था ना, तो वो अपने आप हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5x लाना है, मतलब यहाँ बाहर में क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई में प्लस में 5 लिखूंगा, क्योंकि +5x लाना है, तो 5x इंटू -60 भी आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली इसको मल्टीप्लाई करके। बट इसके लिए शर्त ये है, आपने यहाँ कॉमन सही लिया होना चाहिए पहले वाले में, ठीक है, और आपकी ये फैक्ट स्प्लिट वाली टर्म सही होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो वही चीज करेंगे, अब जो जो ब्रैकेट में 2 बार सेम होता है, जैसे x -12 इसको एक बार लिख लेते हैं, जब ये हटेगा तो एक ब्रैकेट में दूसरों को लिख लेते हैं जो बचे, तो इन दोनों को हटा के मैं बोलूंगा एक x बचा और प्लस में 5, तो ये आ जाएगा आपका x + 5 इक्वल्स टू 0। देन फिर लाइन खींचोगे आप, ठीक है, ठीक है। अब एक बार ये x -12 इक्वल्स टू 0 और एक बार ये x + 5 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 12 उधर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, और ये x इक्वल्स टू ये +5 उधर जाएगा तो 0 - 5 मतलब -5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक x की वैल्यू आ गई 12 और एक x की वैल्यू होगी -5, बट इसमें से हम एक ही लेंगे। क्या लेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि हमने x को क्या लेट करा था भाई, बेस, है ना, लेट किया था, लेट द बेस ऑफ ट्राइटेंगल बी x। तो जो बेस है ना x, मतलब साइड है ना एक ट्राइंगल की, क्या साइड कभी भी नेगेटिव हो सकती है किसी भी ट्राइंगल की, नहीं ना। तो हम बोलेंगे ये जो माइनस में x की वैल्यू आई है ये हम नहीं ले सकते, विच इज नॉट पॉसिबल, या इट इज नॉट पॉसिबल लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें बोला था अदर 2 साइड्स फाइंड करो, तो एक बेस था और एक एल्टीट्यूड था, तो बेस हमारा आ गया 12, है ना। सोचो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में क्योंकि जगह नहीं बची। सो ये देखो एल्टीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड, या इधर ब्रैकेट में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। इसके लिए हमारा क्या एक्सप्रेशन था, ये देखो एल्टीट्यूड कितना था हमारा, बेस से 7 कम, तो x -7 था, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x -7। अच्छा, x की वैल्यू हमारी क्या आई, बेस, तो यहाँ लिख देना बेस इक्वल्स टू 12, है ना, तो बेस हमारा 12 है, x -7 लिख दूंगा यहाँ, तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, 12 - 7 इज 5। सो यहाँ पे एल्टीट्यूड आ गया 5 आपका, और बेस आ जाएगा आपका 12। सो इसको थोड़ा सा सेंटेंस में भी लिखते हैं यार, मैं यहीं लिख देता हूँ इधर आगे। सो इसको मैं लिखेंगे हैंस अदर टू साइड्स आर आपका 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, राइट, मीन्स 12 सेंटीमीटर आपका बेस आया और 5 सेंटीमीटर आपकी एल्टीट्यूड या हाइट आई या परपेंडिकुलर आया, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि है इस एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो यार क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। एंड यार ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना है ना। ये देखो लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कह रहे कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल्स बना रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो टॉय बना रही है, पोट्री आर्टिकल्स मतलब टॉयज बना रही है फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक दिन में, ठीक है। अब कह रहे इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कह रहे भाई वो एक दिन में कुछ आर्टिकल बनाती है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉयज बनाती है ना, पोट्री आर्टिकल्स बनाती है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है ना कि भाई वो जो इंडस्ट्री है ना, जो उसने आर्टिकल्स बनाए, पोट्री आर्टिकल्स बनाए एक दिन में, है ना, उनमें से जो एक आर्टिकल था, है ना, उसकी कॉस्ट कितनी थी भाई, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो मैं इसको बहुत अच्छे से सिंपली आपको समझाता हूँ साइड में। ये देखो अभी हमें नहीं पता उस दिन उन्होंने कितने आर्टिकल्स बनाए, एक दिन जब ऑब्जर्व किया गया। मान लो भाई उन्होंने ना आर्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आर्टिकल्स जो बनाए, आर्टिकल्स टॉय बनाए, है ना, टॉयज बनाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ टॉयज बनाए, है ना, कार या कुछ बनाई, है ना, खिलौने बनाए। सो मान लेते हैं उन्होंने टोटल कितने बनाए वो नंबर में, मान लेते हैं टोटल उन्होंने बनाए भाई 14 आर्टिकल्स। कितने? 50 आर्टिकल्स। कितने बनाए भाई? 50 आर्टिकल्स। तो वहां पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया, जो भाई ये 50 आर्टिकल्स बनाए ना टोटल, इनमें से जो एक, मतलब हर एक जो आर्टिकल होगा उसकी कॉस्ट क्या आ रही थी भाई, कॉस्ट ऑफ, ये 50 में से कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल बोल लो या वन आर्टिकल, ठीक है, ईच मतलब हर एक, वन आर्टिकल, आर्टिक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो क्या थी भाई, कि वो 3 मोर थी, किससे, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने प्रोड्यूस किए। मान लो मैंने बोला 50 आर्टिकल्स उन्होंने टॉयज बनाए, ठीक है। सो जो कॉस्ट थी ना एक आर्टिकल की इनमें, वो कितनी थी भाई, 3 मोर थी, किससे, इन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से। तो मैं बोलूंगा भाई ये टोटल आर्टिकल 50 है, तो मैं बोलूंगा, सॉरी यार मैंने गलत बोल दिया, इसके ट्वाइस से, है ना, ये जो 50 टोटल आर्टिकल्स है इसके ट्वाइस से कितनी ज्यादा थी, 3। मैं बोलूंगा ट्वाइस का मतलब होता है डबल, तो इसका डबल करूंगा 250 का तो हो जाएगा 200, मतलब 2 इंटू 50, और इससे कितनी ज्यादा थी, 3, मतलब 250 2 इंटू 50, 50 का ट्वाइस हो जाएगा 100 प्लस 3। ये देखो मैं एक बार और बताता हूँ, मतलब 103 कॉस्ट। इससे मैंने एग्जाम्पल से समझ, देखो बोल रहे हैं एक दिन भाई क्या था ना, कुछ आर्टिकल्स बनाए, है ना, एक जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसने कुछ टॉयज बनाए फॉर एग्जाम्पल, तो मान लेते हैं 50 टॉयज बनाए, है ना। तो अब उन्होंने इस हर एक, इन जो 50 टॉयज में हर एक की जो कॉस्ट निकाली ना, वो कैसे निकाली भाई, एक की कॉस्ट जो थी वो जितने भी आर्टिकल्स बनाए ना उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा थी, है ना, मतलब कि डबल करेंगे टोटल आर्टिकल्स का और उसमें प्लस 3 करेंगे तो वो क्या होगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो अब क्या बोल रहे हैं, ये देखो अब कह रहे हैं इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। कह रहे हैं कि भाई जो टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की, मतलब जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था, जितने भी आर्टिकल्स बनाए थे उनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, रुपीज में इन्होंने नंबर में दी है 90 रुपीज, ठीक है। तो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। देखो कैसे करना है यार ये क्वेश्चन को, ये देखो सिंपली, अब मैंने वैसे आपको जनरली एक्सप्लेन किया, मैं इसको एकदम लिख के, आंसर नंबर 6 हमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, मतलब टोटल कितने आर्टिकल्स उन्होंने प्रोड्यूस किए। तो मैं लेट कर लेता हूं भाई, लेट टोटल नंबर 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 ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, या आप इतना भी लिख सकते हो, टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस बी दैट डे बी एक्स, ठीक है। मैंने मान लिया कि भाई एक्स है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो उन्होंने प्रोड्यूस किए, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन का यूज करेंगे। ये देखो बोला था ना कि जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, है ना, अब मैंने वहां एग्जांपल लिया था, मान लो 50 उन्होंने बनाए, तो मैंने वो लेट कर लिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें नहीं पता कितने बनाए, तो मैंने मान लिया एक्स। तो वहां पे बोला है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देखो कॉस्ट ऑफ ईच
आर्टिकल, है ना, ये कितनी थी, उन्होंने बोला कि भाई ये जो कॉस्ट ऑफ हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, देखो बोला ना, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर, वो 3 ज्यादा थी किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, मतलब मैंने मान लिया कि आर्टिकल प्रोड्यूस किए एक्स, इसके ट्वाइस से, मतलब ट्वाइस करेंगे एक्स का तो हो जाएगा 2x, इससे 3 ज्यादा थी और ज्यादा के लिए 3 प्लस कर देंगे, ये आपको समझ आएगा ईच आर्टिकल की कॉस्ट। अच्छा अब देखो, मैंने बोला कि एक्स आर्टिकल बनाए टोटल उस दिन एक्स आर्टिकल, अब ये एक्स की वैल्यू क्या है अभी हम निकालेंगे, है ना, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट आपकी आ गई 2x+3। अब मैं बोलूंगा टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई, मैं बोलूंगा ना, अब मैं बोलूंगा एक आइसक्रीम है भाई आपकी 10 रुपए की, और आपने 10 आइसक्रीम खरीदी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10 × 10 100, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, और आपने उन्होंने बनाए भाई टोटल एक्स आर्टिकल्स, तो टोटल कॉस्ट, टोटल आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कि हमें दिए 90 रुपीज, अब यहीं का यूज करेंगे, देखो हमें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पहले जो हमें रुपीज में दिए, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है ये जो एक्स आर्टिकल टोटल 50 60 100 कितने बनाए उन्होंने, हमें ये नहीं पता, जो टोटल आर्टिकल्स बनाए ना उन्होंने नंबर्स में एक्स, है ना, इनकी कॉस्ट जो आई उनकी, मतलब जो टोटल कॉस्ट है उनकी टोटल, वो है आपकी ₹90। तो ये दिया है देखो, अब मैं बोलूंगा भाई मेरा एक्स है आपके टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, और एक की कॉस्ट है 2x+3, अब मैं बोलूंगा भाई टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, बोलूंगा एक की कॉस्ट से पूरे आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आर्टिकल्स की। समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या है, तो मतलब ये जो टोटल कॉस्ट है हमें रुपीज में दी है, ठीक है, और ये हमारी एक इस तरीके से भी निकल जाएगी, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ATQ। अगर मैं बोलूंगा भाई इस 2x+3 को, ये जो कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ना, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, इससे, इस टोटल इससे, है ना, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया ना, इसको मैं थोड़ा ढंग से बता दूं, ये देखो, इसको अगर जिसको ना समझ आ रहा हो मैं थोड़ा साइड में बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि भाई टोटल आपने 10 आइसक्रीम खरीदी और आपको पता है एक आइसक्रीम 10 रुपए की 5 रुपए की है, तो बोलूंगा 10 आइसक्रीम कितने की होगी, तो एक आइसक्रीम की कॉस्ट से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है, सो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ना टोटल एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक आर्टिकल की कॉस्ट से, तो सभी की कॉस्ट आ जाएगी, मतलब 2x प्लस है, 2x+3 है एक आर्टिकल की कॉस्ट, तो ये आ जाएगी टोटल आर्टिकल्स की कॉस्ट, और ये कितनी दी है, इक्वल्स टू ये नंबर में दी है 90। सो ये आपकी कुछ इक्वेशन टाइप बन जाएगी, यहाँ पे समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट, तो ये देखो इस x को इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², ठीक है, इस x को 3 से करेंगे तो +3x, और इक्वल्स टू में 90। अब देखो 2x² को मैं एज इट इज रखूंगा और प्लस में 3x, इस 90 को इधर लाऊंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी -90 और इक्वल्स टू में 0। अब देखो यार ये बहुत ही सिंपल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना, तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, ये आप बहुत ही इजीली अपने आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, एंड जिसको नहीं कर पाते जो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन भी डालूंगा इसका ना, बट आप कर लोगे मुझे डेफिनेटली पता है। सो ये देखो अभी मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप जब इसे सॉल्व करोगे एक एक्स की वैल्यू आएगी, अब शायद नेगेटिव में आए एक, तो आप वो नहीं लेंगे, आप पॉजिटिव वाली लेंगे, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है आपकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना वो पॉजिटिव ही होंगे, है ना, तो एक्स की वैल्यू आएगी तो वो आपके क्या आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, पॉजिटिव वाली लेनी है आपको जो भी आपकी इसको सॉल्व करने पे आएगी। सो वो आ जाएंगे आपके, देखो क्योंकि हमें बोला था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो हमने माना था, लेट कर लिया था टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस किए थे उन्होंने, जितने भी खिलौने या टॉयज बनाए थे वो हमने मान लिया था एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया। अच्छा अब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल बोलना था, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी आपकी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वो यहाँ डाल देना, सो आपकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगी, तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर लेंगे, है ना। सो आप इसको सॉल्व करना, एंड भाई मैंने हर एक थोड़ा टाइम लेके हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, एंड होपफुली आपको पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। सो आप करना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, है ना, देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।